तो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देखेंगे। मानवों में जनन के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ये जो आपसे अतिलघु उत्तरीय ये बहुविकल्पी है, ये आपसे अतिलघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो आप जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न हम देखेंगे, फिर अतिलघु उत्तरीय कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए, यह कह रहे हैं कि मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? वह कौन, या फिर ये पूछ रहे हैं कि वह कौन सी ग्रंथि है जो मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव का स्रावण करती है। तो बच्चों, काउपर ग्लैंड होती है हमारी, जो योनि को, जो लुब्रिकेशन का काम करती है, योनि को चिकना बनाने का कार्य करती है, एक क्षारीय द्रव को स्रावण करके या क्षारीय द्रव का स्रावण करके। अगला होता है बच्चों मादा क्लाइटोरिस, या फीमेल में जो क्लाइटोरिस होता है वो किसकी होमोलॉगी या समजात अंग होता है? तो बच्चों, ये ग्लांस पेनिस के समजात होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ग्लांस, इसका सही एग्जाम्पल हो, सही आंसर होगा ग्लांस। ठीक है, ग्लांस पेनिस, इसे ग्लांस पेनिस या ग्लांस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवों में बच्चों भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? एम्ब्रियोनिक लेयर कितनी होती है? तो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं मानवों में। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है वो क्या कहलाती है या फिर होती है? देखिए, अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान देती है उसका क्या नाम है पूछना चाह रहे हैं। वो होती है, क्या होती है, उसका क्या नाम होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो बच्चों, अपरा होती है, ना कि जरायु और ना कि नाभिका और ना ही कोई और होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से किसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं? या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से नीचे दिए गए उदाहरण में से कौन सा हैप्लॉइड होगा या अगुणित होगा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी या 23 होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है वह हमारा हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब बच्चों अगला, ना कि स्पर्मेटोगोनियन, ना जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड होगा, ना कि ओगोनिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के मूत्राशय का कार्य करने वाली संरचना है। भ्रूण के मूत्राशय का कार्य करने वाली संरचना होती है, मतलब वह कौन सी संरचना होती है जो भ्रूण का मूत्राशय का कार्य करती है? तो अपरा पोशिका उसका नाम होता है बच्चों, ना कि पीतकोश, ना कि उल्व और ना कि जरायु। अपरा पोशिका ऐसी संरचना होती है बच्चों जो भ्रूण के मूत्राशय का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि नहीं, ये नहीं पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है फिर भी। देखिए, इम्प्लांटेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो बहुत बार पूछा गया है बच्चों। देखिए, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने वाली का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। देखिएगा कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? मतलब कौन सी ऐसी लेयर है या फिर मेम्ब्रेन है जो कोई एम्ब्रियो को फर्स्ट टाइम में, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यूटेरस से जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य करती है। तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? तो देखो, ना कि एमनियन होती है, ना कि योक साइक होती है, ना कि एलेंटाइस होती है। अपरा या कोरियन होती है, वो लेयर का नाम अपरा या कोरियन होती है। ये पहली लेयर होती है जो भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने की ये झिल्ली होती है जो भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ती है।
अपरया या कोरियन। देखिए बच्चों, अगला है हमारा कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है बच्चों। लसिका की गांठों में, स्तनियों की प्लीहा में, कि मेढक के अंडाशय में। तो बच्चों स्तनधारियों के या स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है बच्चों। स्पर्मिएशन ये थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछ जा सकता है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से मतलब कि सीमन का इजाकुलेशन होना क्या कहलाता है। तो स्पर्मिएशन हो जाएगा या फिर शुक्राणु मोचन हो जाएगा। देखिए ये पूछ रहे हैं कि स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है। तो शुक्रजनन नलिकाओं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणुओं का मुक्त होना स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका शुक्रजनन नलिकाओं से मुक्त होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। ठीक है, क्रिया, ना कि अधिवेशन से मुक्त होने की क्रिया को स्पर्मिएशन कहेंगे, ना कि शुक्रवाहिका और ना ही प्रोस्टेट। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक टेस्टिस में 2 से 2.5 लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट या खंड या लोब पाए जाते हैं। उनमें से 1 से 3 प्रत्येक लोब में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के एक जो मतलब कि 2 टाइप की मतलब कि इन कंपार्टमेंट में 2 टाइप की सेल पाई जाती है। एक सेल जो कि आपकी इसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाएगी और एक सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती है। वो कौन सी सेल्स होती हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे, डिटेल्ड बात आगे होगी। ठीक है, तो सर्टोली सेल की बात करें तो मनुष्य में इनका काम पूछ रहे हैं बच्चों। तो सर्टोली सेल क्या होती हैं, तो मनुष्य ये कहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चों इनका काम और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो अगला हमारा ऑप्शन है, सही ऑप्शन ये होगा कि मनुष्य के वृषण में ये पाई जाती हैं और इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं कि मनुष्य के आमाशय में पाया जाना और वहाँ पे सील का श्रावण करना, ना कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाती है और वहाँ ग्लूकोगान का श्रावण करती हैं, ना कि ये दाएं अलिंद में पाई जाती हैं और संकुचन की तरंगों को उत्पन्न करती हैं। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन कौन सा है। तो बच्चों टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो अनिवार्य होता है। ये ऐसा हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। ठीक है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये प्रेरित करता है। ठीक है, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन FSH, LH एंड एस्ट्रोजन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो FSH, LH और एस्ट्रोजन होता है। बच्चों अगला होता है मोरुला। एक विकासीय अवस्था है, किसके बीच की अवस्था है। युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, कोरक पुटी व गैस्टुला के बीच की, रोपण के बाद की। तो बच्चों ये जो आपका ऑप्शन है पहला सही होगा कि युग्मनज और कोरक पुटी के बीच की अवस्था होती है मरुला, विकासीय अवस्था होती है, डेवलपिंग कंडीशन होती है, ना कि आपकी रोपण व प्रसव के मध्य की। बच्चों पूछ रहे हैं ये कि 16 सेल स्टेज भ्रूण। देखिए 16 कोशिकीय अवस्था को में भ्रूण कहलाता है। मतलब अगर भ्रूण हमारा 16 कोशिकीय अवस्था का होता है तो उसे क्या बोलेंगे। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए, 8 से 16 अवस्था को मोरुला बोलते हैं और 16 से 32 अवस्था को ब्लास्टुला बोलते हैं। हाँ, तो देखिए इसको मोरुला बोलेंगे। देखिए ये पूछ रहे हैं कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाई जाती है, जो स्पर्म को
ऊर्जा प्रदान करते हैं तैरने के लिए, ठीक है। और तैरने में सहायक होते हैं, टेल वाला पार्ट तैरने में सहायक होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होती है कितने दिनों की होती है बच्चों? तो स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्तव चक्र बच्चों 28 से 29 दिनों का होता है बच्चों। ये कभी फीमेल में ऐसा भी देखा गया है कि 28 से 35 दिन भी चला गया है। वो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम से, डाइट, इनरेगुलर डाइट और भी मेडिकल कंडीशन पे से चीज़ें ऐसी बन जाती हैं फीमेल में कंडीशन, ठीक है। ऑन एवरेज यहाँ पे ऑप्शन 28 से 29 दिन है, तो 28 से 29 दिन ही लगाएंगे। कई बार 28 से 35 दिन भी हो जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो कि आगे हम देखेंगे। पूछ लेता है कि ओव्यूलेशन किस दिन होता है। तो अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बाबू, अगर ये लाला अगर 28 मतलब कि 28 से 29 दिन की होगी, तो 28 दिन की होगी तो आपकी 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, लगभग 14वें दिन। देखिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए, लीडिंग कोशिकाओं या इंटर लीडिंग कोशिकाओं द्वारा इनका टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र में वृषण पाए जाते हैं, मतलब कैसे पाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पुरुष प्रजनन तंत्र में जो वृषण होता है वो हमारा जोड़े में पाया जाता है, और एक जोड़ा वृषण हमारे पुरुष प्रजनन तंत्र में पाया जाता है। देखिए क्या वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुओं शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। वहाँ पूछ रहा था स्पर्मिएशन कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है, यहाँ से पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं, तो वह क्रिया स्पर्मिएशन या विरिसेचन कहलाती है। मोचित होना मतलब होता है बच्चों मुक्त होना या रिलीज होना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्पर्मिएशन, वीर्य सेचन। देख लीजिए अच्छे से आप, देखिए मैंने फिर से लिख दिया स्पर्मिएशन या स्पर्मिएशन शुक्राणुओं की कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है, तो शुक्रजनन नलिकाओं से। बच्चों अगला है थोड़ा मैचिंग द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारा अंडाशय होता है वह अंडजनन में मदद करता है, अंडवाहिनी निषेचन में मदद करती है, गर्भाशय अंतरोपण में मदद करता है, और गर्भाशय ग्रीवा जो होती है प्रसव में कार्य करती है, मदद करेगी। तो पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट और तीसरे का सी 3 और डी का डी, मतलब चौथे का D4। बच्चों अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए आप लोग, और इन क्वेश्चन का रिवीजन करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो फेस करनी पड़े। बच्चों देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो बच्चों ये अतिलघु मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल्ड बता दिया है, कहाँ से मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, मैं बता दूंगा। अगर लघु उत्तरीय में आपसे पूछेगा तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत है। देखिए अतिलघु उत्तरीय में कितना लिखेंगे मैं बताता हूँ। देखिए स्त्रियों में पूछ रहा है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो बच्चों इसका आंसर आप डाल के लिखेंगे, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन जो होता है वह मुख्य रूप से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH द्वारा नियंत्रित होता है। बच्चों इसे LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। LH को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस इतना लिखने की ज़रूरत है आपको। अगर इससे पूछेगा अति लघु उत्तरीय में पूछता है तो बस इतना लिखिएगा, LH के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब अगर थोड़ा लघु में पूछेगा तो बताइएगा और डिटेल में लिख दीजिएगा कि मासिक धर्म के मध्य में
एलएच हार्मोन अचानक से बढ़ जाता है, इसे हम एलएच सर्ज बोलेंगे। ठीक है, एलएच का लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल या स्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिसे हम एलएच सर्ज बोलेंगे। इसी एलएच सर्ज के कारण अंडाशय या ओवरी से परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच अंडाणु के विकास में सहायता प्रदान करता है, लेकिन जो अंडोत्सर्ग होता है ओव्यूलेशन में को कराने के वाला मुख्य हार्मोन एलएच ही होता है। ठीक है, यहाँ बस इतना लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं इतना समझाने के लिए आपको बताया हूँ। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। देखिए एफएसएच क्या होता है, एफएसएच का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग का हार्मोन का नाम होता है कि एलएच बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एफएसएच बोलते हैं। तो आपसे जो लघुत्तरी होता है वो दो टाइप से पूछा जाता है, लघुत्तरी 1, लघुत्तरी 2। तो आप लोग ये अगर लघुत्तरी 1 में पूछेगा आपसे तो आप कर दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए लघुत्तरी 1 में जैसे ऐसे पूछेगा, ये देखिए जैसे 2 नंबर में पूछेगा इस वाले में लघुत्तरी 1 में, तब आपको इतना लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है, शायद क्या पता पूछ ले, एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। 2 टाइप का क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय। देखिए लघुत्तरी जो होता है 2 टाइप से पूछा जा रहा है। ये सेट आपका 2025 का सेट है और इसका नाम है 348 KH कोड है इसका। और इसमें देखिए फर्स्ट 2 टाइप के पूछे गए हैं, ये अति लघुत्तरी फर्स्ट है और लघुत्तरी द्वितीय है। तो जो होता है इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लघुत्तरी 1 में अगर पूछा जाएगा तब इतना लिखने की ज़रूरत है, और अति लघुत्तरी में पूछेगा तो बस इतना, और लघुत्तरी में इतना लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है, और ठीक है, तो हम अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कब या किस हार्मोन में किस हार्मोन में अधिकता होने पर प्रारंभ होती है, या किस हार्मोन की अधिकता होने पर यह प्रारंभ होती है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि मासिक चक्र, जिससे ऋतुस्राव या फिर आर्तव चक्र बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, यह मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कमी के कारण, स्तर में कमी के कारण, हार्मोन की कमी के कारण प्रारंभ हो जाती है बच्चों, होती है। और बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है अति लघुत्तरी में आपको, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपसे लघुत्तरी में पूछेगा तो इतना पूरा लिख दीजिएगा आप। देखिए लिखिएगा आप, फिर आगे लिखेंगे आप कि जब गर्भधारण या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता तब क्या होता है, हमारी जो ये कार्पस ल्यूटियम होती है वो नष्ट हो जाती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में तेज़ी से गिरावट या कमी देखने को मिलती है, या तेज़ी से गिरावट या कमी आती है। इससे हार्मोन के स्तर में कमी आने के कारण गर्भाशय की अंदरूनी परतें जैसे एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलने लगती है। इसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। बच्चों ये आपसे ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप क्या समझते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र किसे कहते हैं। तो ये परफेक्ट आप परिभाषा भी है, आपकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कि ये आपसे लघुत्तरी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अति लघुत्तरी में पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन से रेगुलेट होती है या नियंत्रित होती है, या किस कम या अधिकता होने से यह प्रारंभ होती है। तो किस प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी के कारण स्टार्ट होती है बच्चों, जब कार्पस ल्यूटियम, जब गर्भधारण नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्तर में तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है। इससे इन दोनों हार्मोन्स के स्तर में कमी के कारण गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसे जो कि एंडोमेट्रियम होती है वह टूटकर बाहर निकलने लगती है। इसे मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। बच्चों ये अगर कोई बच्चा इंग्लिश में इंटरेस्टेड है तो ये इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। मेंस्ट्रुअल स्टार्ट ड्यू टू
सडन फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स, मतलब कि जो आवर्तन चक्र होता है वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है अचानक गिरावट के कारण, किस हार्मोन की गिरावट के कारण, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की गिरावट के कारण। तो बच्चों ये जो मुख्य कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन के गिरावट के कारण ही स्टार्ट होती है, एस्ट्रोजन तो सहायक कारण होता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है वह ब्लीडिंग का पहला दिन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो शुक्राणु जनन होता है उसको कौन प्रेरित करता है। तो बच्चों शुक्राणु जनन को या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुओं के निर्माण को मुख्य रूप से एफएसएच प्रेरित करता है, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। यह पिट्यूटरी से निकलता है और सर्टोली सेल्स पर कार्य करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाए रखने में मदद प्रदान करता है। यह बनाए रखता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडजनन को प्रेरित कौन करता है। तो बच्चों ओव्यूलेशन को एलएच प्रेरित करता है। एलएच को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ओव्यूलेशन जो होता है बच्चों, इसको एलएच हार्मोन प्रेरित करता है, से प्रेरित होती है। ओव्यूलेशन जो होती है एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। यह क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। एलएच सर्ज या जिसे इंक्रीज लेवल ऑफ मतलब कि एलएच हार्मोन की अधिकता के कारण अंडाणु बाहर निकलता है या फिर निकलता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं या ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। जब एलएच का लेवल बढ़ जाता है तो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल को या फिर ग्राफियन पुटिका को परिपक्व कराता है, करने में मदद प्रदान करता है। बच्चे जो एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज के कारण ओव्यूलेशन होता है। तो एक तरीके से जो एलएच होता है यही हार्मोन हमारा प्रेरित करता है ओव्यूलेशन को। तो ये सिर्फ आपको इतना लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बस। तो बच्चों इसको इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए कि ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड बाई एलएच हार्मोन, ठीक है। मतलब कि जो अंडोत्सर्ग होता है वह प्रेरित होता है किसके द्वारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा। बच्चों क्वेश्चन अगला है कि मानव ऋतुस्राव में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडोत्सर्ग किस दिन को होता है। तो बच्चों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म में ओव्यूलेशन आमतौर से 14वें दिन को होता है, यदि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की हो तब, ठीक है। जो डे 1 होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पहला दिन होता है। 14वें दिन बच्चों एलएच सर्ज के कारण ओव्यूलेशन होता है। 28वां दिन अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना तय होता है। बच्चों देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि आपकी 30 दिनों की होगी तो ओव्यूलेशन लगभग 16वें दिन होगा, ठीक है। 15 से 16 दिनों के बीच में होगा। यदि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन की होगी तो लगभग ओव्यूलेशन 12 से 12वें दिन होगा। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः बच्चों क्या होती है कि 28 दिनों की होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी अगर 28 दिन की हुई तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। सामान्य औसतन 21 से 35 दिनों तक हो सकती है, ठीक है। औसतन 28 दिनों की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 28 दिनों तक की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। सामान्यतः 28 दिनों तक की होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्टोली सेल व अंतराली कोशिकाओं का कार्य बताइए। तो बच्चों ये जो होती है बच्चों, देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा
टेस्टिस होता है उसमें 200 से 250 लगभग कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, खंड या लोब पाए जाते हैं, जिसमें एक कोशिका जिसे हम लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका बोलेंगे बच्चों, यह आपकी कहाँ पाई जाती है, यह मतलब अंतराली कोशिका के बीच में पाई जाती है, मतलब कि यह अंदर, इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ईच कंपार्टमेंट में पाई जाएंगी, प्रत्येक कंपार्टमेंट में, प्रत्येक खंड में 1 से 3 पाई जाएंगी। तो इन्हीं 1 से 3 के मध्य में कहीं कहीं पर अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है, जिसका कार्य क्या होता है देखते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, एक सेल और पाई जाती है जिसे सर्टोली कोशिका बोलते हैं। यह हमारी किसके अंदर पाई जाएगी, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है। और सर्टोली सेल अंदर पाई जाएगी और यह बाहर पाई जाती है, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। बच्चों अब इनका कार्य की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, चीज़ों को ध्यान से सुनिए कि अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स जो भी होती है वो शुक्रजनन नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है, बीच में पाई जाती है या बाहर पाई जाती है। जैसे 3 पाई जाएंगी एक लोब एक खंड में, तो इन्हीं तीनों के मध्य में कहीं जगह जगह पर पाई जाएंगी क्या, लीडिंग कोशिका। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। ठीक है, लीडिंग कोशिका इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं। बच्चों इंटरस्टिशियल सेल स्पेस मतलब कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या जो कोशिकाओं के मध्य का स्पेस होता है, बीच का जगह होती है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, कोशिकाओं के मध्य में जो जगह होती है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के मध्य में जो स्पेस बचा होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपकी अगर ये 2 कोशिकाएं हैं ऐसे, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस पाएंगी। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा होगा, जो द्रव भरा होगा, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना डिटेल नहीं जाते हैं हम लोग, बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि टेस्टोस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन का क्या कार्य होता है। तो बच्चों ये टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन जो होता है वह शुक्राणु जनन में मदद प्रदान करता है, पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना इसका कार्य होता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ, आवाज़ का भारी होना, मांसपेशियों का विकास कराना आदि इसके कार्य होते हैं। बच्चों पुरुष के जननांगों का भी विकास करना इसका कार्य होता है। बच्चों मैंने बोला था LH को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, यह अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। क्यों प्रेरित करता है, किस कार्य के लिए प्रेरित करता है, यह पिट्यूटरी से निकलता है और प्रेरित करता है अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स को। किसके लिए प्रेरित करता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए। ये जो हमारा ICSH हार्मोन होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH जो होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से निकलेगा और श्रावण किसका करता है, प्रेरित करता है। यह किसको, अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिकाओं को, किस कार्य के लिए, टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन निकालने के लिए। ठीक है, दूसरी हमारी कोशिका पाई जाती है इस टेस्टिस में, सर्टोली कोशिका। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है, बोलना चाहिए अंदर पाई जाती है। ठीक है, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती है, शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती है। इनका कार्य होता है बच्चों मेल जर्म सेल को पोषण प्रदान कराना। ठीक है,
इनका कार्य क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती हैं और इनका मेल जर्म सेल को पोषण प्रदान करना और शुक्राणु जनन में मदद करना, शुक्र जनन में मदद करना, सहायता प्रदान करना। अन्य इसके कार्य होते हैं बच्चों, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्रावण करती है। इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करती है यह इनहिबिन एफएसएच को नियंत्रित करता है। ब्लड टेस्ट बैरियर को बनाती हैं ये सर्टोली कोशिका। एफएसएच हार्मोन, इस बात को ध्यान रखिएगा, एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल को प्रेरित करता है किस कार्य के लिए? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालने के लिए, जिससे कि स्पर्म मैच्योर हो। ठीक है, एक प्रोसेस होती है बच्चों स्पर्मेटिड से स्पर्म की बनने की, स्पर्मेटोलियोसिस उसको बोलते हैं, कि वहाँ पे ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हेल्प करता है उसको स्पर्मेटिड से स्पर्म को बनाने के लिए। तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकालने का भी इनका कार्य होता है कि इनका सर्टोली कोशिकाओं का। चीज़ों को ध्यान से आप लोग देखिए कि एफएसएच हार्मोन जो होता है वो सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को निकालने के लिए। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर मतलब कि शुक्राणु परिपक्व कारक। देखिए मैंने इसे शार्ट में लिख दिया यहाँ पे। अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एलएच और एफएसएच। एलएच या जिन्हें आईसीएसएच बोलेंगे, जो कि लेडिंग सेल्स पर काम करेंगे, जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एलएच और एफएसएच सर्टोली कोशिका पर एक्शन करेगा और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को निकालने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एफएसएच। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो हमारा स्त्री में अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है? तो बच्चों स्त्री में अंडे का निषेचन या ओवम का निषेचन सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी में होता है, और इसमें भी अंडवाहिनी में भी एम्पुलरी रीजन में होता है। एम्पुला यह फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा भाग होता है, यहीं पर निषेचन सबसे अधिक होता है बच्चों। निषेचन के पश्चात अंडे का या अंडा जो होता है वो गर्भाशय में जाकर प्रत्यारोपित होता है या इम्प्लांट होता है, या उसका इम्प्लांटेशन होगा गर्भ किसका? निषेचित फर्टिलाइज्ड एग का। ठीक है, ब्लास्टुला सेल स्टेज मतलब 32 सेल स्टेज में जाएगा ये आपका फर्टिलाइज्ड एग। कहाँ पे? इस पे गर्भाशय में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, जिसे इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण भी बोलेंगे। ठीक है, प्रत्यारोपण, अंतःरोपण। ठीक है, आप जब न्यू एनसीईआरटी 2025-26 प्रिंटेड जब उठाएंगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 35 सेम होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आप देखेंगे जहाँ पर फर्टिलाइजेशन वाली हेडिंग में पेज नंबर 35 पर लाइन नंबर 5 से 6 में आपको मिल जाएगी। उसमें यहाँ पर सीधे सीधे एनसीईआरटी ने लिखा है कि द ओवम रिलीज्ड बाई द ओवरी, मतलब कि जो ओवम होता है वो मुक्त होता है ओवरी से, और यह ट्रांसपोर्ट होकर के ये पहुंचता है एम्पुलरी रीजन में जहां इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, वेयर एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहां इसका निषेचन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन आता है कि मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बच्चों मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 23 जोड़ी होते हैं, पेयर में पाए जाएंगे। 22 जोड़े ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कायिक गुणसूत्र बोलेंगे या लय। ठीक है, और एक जो दैहिक कायिक गुणसूत्र बोलेंगे, और एक जोड़ी या 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो मेल में होता है, मेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसका विन्यास करके बोलें तो 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 एक्स सूक्ष्म गुणसूत्र होते हैं या लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुरुष में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं और 2 XY लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों में 46 ही पाए जाएंगे। इसमें सेक्स क्रोमोसोम मादा में XX पाया जाएगा, मादा में XX पाया जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, और नर में XY गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है।
बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये होता है युग्मकों में, जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु में हैप्लॉइड ये होते हैं, तो इनमें 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, हैप्लॉइड युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। युग्मक मतलब अंडाणु शुक्राणु। ठीक है, ऑटोसोम्स। अब बच्चों आपसे पूछ लेता है ऑटोसोम का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है अति लघुत्तरी में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑटोसोम जो होते हैं, जिन्हें कायिक या अलिंगी गुणसूत्र बोलते हैं, यह मानव में 44 पाए जाएंगे या 22 जोड़ी पाए जाते हैं, ऑटोसोम पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? शरीर की सामान्य शारीरिक बनावट जैसे लिंग का निर्धारण करना, नहीं सॉरी, शरीर की सामान्य शारीरिक बनावट का निर्धारण करना, शरीर की सामान्य शारीरिक बनावट का निर्धारण करना, लंबाई, रंग, आँखों का रंग, बालों की बनावट जैसे गुणों का नियंत्रण करना इनका कार्य होता है। आंतरिक अंगों का विकास व कार्य को नियंत्रित करना, आंतरिक अंगों के विकास व उनके कार्यों को नियंत्रित करना। कई आनुवंशिक रोगों जैसे थैलेसीमिया को नियंत्रित करना ऑटोसोम का कार्य होता है। ऑटोसोम जो होते हैं या फिर कायिक गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, यह इनका क्या होता है कि इनका कोई भी कार्य लिंग को निर्धारण, इनका कोई भी जो ऑटोसोम होते हैं इनका लिंग निर्धारण से कोई संबंध ही नहीं होता। ठीक है, इनका कार्य सिर्फ होता है कि शरीर की सामान्य बनावट का निर्धारण करना और शरीर की बेसिक चीज़ों को दैहिक चीज़ों का निर्माण ये करते हैं। जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसका क्या कार्य होता है? यह एक जोड़ा पाया जाएगा या दो लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला इसका कार्य की हम बात करें तो लिंग का निर्धारण करना। अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो स्त्री का निर्माण होगा और XY क्रोमोसोम होगा तो वो पुरुष का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम आपसे को बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में कि कैसे इसका निर्धारण होता है। ठीक है, बहरहाल आधी चीज़ें तो बता ही दी गई हैं कि जब एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन हो, जब मिलते हैं तो स्त्री बनेगी और स्त्री या फिर फीमेल बेबी बनेंगी और XY गुणसूत्र मिलेगा तो मेल बेबी बनेगा। ठीक है, लैंगिक इनके कार्य की अगला कार्य होता है बच्चे लैंगिक अंगों का विकास व नियंत्रण करना। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे आवाज़, दाढ़ी व स्तन का विकास करना व उनका नियंत्रण भी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करना व लक्षणों का नियंत्रण भी करना, लक्षणों पर नियंत्रण भी करना इनका कार्य होता है। सेक्स क्रोमोसोम का कार्य होता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास व नियंत्रण करना। कुछ लैंगिक संबंधित आनुवंशिक रोग के कारण भी होता है। कुछ लैंगिक संबंधित आनुवंशिक रोग जैसे थैलेसीमिया का कारण भी होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ऑटोसोम होता है वो शरीर की शारीरिक व सामान्य गुणों का निर्धारण करता है और यह सेक्स क्रोमोसोम जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो लिंग व गुण का निर्धारण कर लैंगिक गुणों का निर्धारण करता है व लिंग का निर्धारण करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और बार बार रिवीजन करिए चूँकि टाइम एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है। आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। आप एक काम करिए, अपना जो भी चीज़ें हैं अपने ब्रेन को टोटली फ्रेश रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा अब घूमने का टाइम नहीं है तो मैक्सिमम अपने आप को टाइम दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।